प्रोग्राम के सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद हैं एयर कमांडर रिटायर्ड जनाब खालिद चिश्ती साहब, सीनियर दिफाई तज्ज़िया निगार हैं, बहुत अच्छी तरह समझते हैं इस वक्त दुनिया के अंदर जो हो रहा है। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो मैं जो पाकिस्तान के हम एक ऑब्वियसली वी आर एट, अगर ये कहा जाए वी आर एट वॉर विद अफगानिस्तान या अफगान तालिबान तो वो गलत नहीं होगा। और जो हमारा ऑपरेशन है, ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़, वो बड़ा कामयाबी उसमें मिली है पाकिस्तान को। बट इसके अहदाफ समझने के लिए थोड़ा सा मैं चाहूँगा, बहुत से लोग पाकिस्तान में सवाल करते हैं कि हमारी एंड गेम यहाँ पर क्या है, हम क्या हासिल करना चाह रहे हैं, वेयर आर वी गोइंग टू स्टॉप, और हमारा हदफ लाइकली क्या है इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर। जी बहुत शुक्रिया मुनीब साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, जंग जब भी कोई शुरू की जाती है उसके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जाहिर है इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है जी। और जो आपने ऑब्जेक्टिव पूछे हैं वो डिपेंडेंट होता है दो चीज़ों पर, सीक्वेंशियल होता है। यानी जो आप जिस तरीके से एक दुश्मन पर प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज करते हैं वही आपको आउटकम देती है, यानी ऑब्जेक्टिव्स आप अचीव करने में मदद करती है। और सिंपल टर्म में मैं एक और बात करता होता हूँ कि आपकी जो पावर टू हर्ट होती है या पावर टू इन्फ्लिक्ट डैमेज होती है वही आपकी पावर टू बार्गेन होती है। जिसका मतलब ये है कि अगर आपकी कैपेसिटी है बहुत ज्यादा किसी दुश्मन को हिट करने की, और वो अगर आप कर सकें तो वो आपको बार्गेनिंग पावर मिलती है बाद में नेगोशिएशन के टाइम पे। क्विकली मैं सिर्फ अमेरिका और ईरान का कहूंगा। अमेरिकी सदर पिछले 2 महीने से ईरान को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे थे कि आपको मैं इतना मारूंगा, इतना डैमेज करूंगा, ये नहीं छोड़ूंगा। वो बुनियादी तौर पर अपनी पावर टू हर्ट कन्वे कर रहे थे ताकि उनको अटैक करने से पहले ही या पावर टू बार्गेन मिल जाए, या अगर हमला किया और अगर वो कर पाए मैनिफेस्टेशन जो वो कह रहे हैं तो फिर बाद में उनको पावर टू बार्गेन मिले। कमिंग बैक मोर स्पेसिफिकली टू पाकिस्तान, जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान, देखिए हमने ऑब्जेक्टिव उस तरह सेट नहीं करने कि हमने इतनी चौकियों को तबाह करना है, इतने हाइडआउट्स को मारना है, इतने ट्रेनिंग कैंप्स को एलिमिनेट करना है। नहीं, ये बुनियादी तौर पर हमारा पर्पस है टू हिट देम एंड इम्पोज अ प्रोहिबिटिव कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट जो उनके लिए बर्दाश्त के काबिल ना हो, जो उनकी सर्वाइवेबिलिटी को चैलेंज कर दे, और वो जाहिर है एक सस्टेन ना कर पाए, चाहे मिलिटरीली चाहे अपने डोमेस्टिक प्रेशर की वजह से वो ऑपरेशन हमारे खिलाफ या जो हरकतें कर रहे थे वो सस्टेन ना कर पाए। और DGISPR ने जब 3 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने यही कहा था, उन्होंने कहा था उन्होंने डिसाइड करना है कि आप किस तरफ हैं। इसका मतलब ही यही है कि ऑब्जेक्टिव आप डिसाइड करेंगे, आपने यही हिटिंग या स्ट्राइक्स या का सामना करते रहना है और एलिमिनेट होना है आपके जो हाइडआउट्स हैं, जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, या आप कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं। और जाहिर है वही हमें पावर टू बार्गेन मिलेगी फिर जब हम क्लोज करेंगे सीज फायर। अच्छा, बिल्कुल ठीक हो गया। सो इट डिपेंड्स के हाउ दे बिहेव ऑब्वियसली। और जो कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ऑब्वियसली उन्होंने बहुत से दोस्त ममालिक को भी रीच आउट किया है, बट वी आर नॉट एग्रीइंग टू इट। इनफैक्ट हमारा जो ऑफेंसिव है वो अभी भी, मैं कुछ देर पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की जो ब्रीफ आती है वो देख रहा था कि पाकिस्तान को तो हर दिन रादर विद एवरी आवर नई कामयाबियाँ उसमें मिल रही हैं। बट जिस तरह आपने कहा कि सीक्वेंशियल होता है, डिपेंड्स के वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आता है। बट अगर इसको जहन में रखते हुए जो इस वक्त ईरान, इजराइल, अमेरिका ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट है, बट वो फैल गया है सर, जैसे आपने देखा होगा कि वो आप पूरे मशरिक़ वस्ता के अंदर उन खलीजी ममालिक में चला गया है। आपने देखा आज बड़ी मैसिव हिटिंग हुई है अरामको के ऊपर सऊदी अरेबिया के अंदर। ओवरऑल इससे बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट हो रही हैं। सो आप क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं, लाइकलीहुड क्या है कि ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी विद फ्यू डेज, या आपको लगता है कि ये अब एक लंबा चलने वाला कॉन्फ्लिक्ट है जो चल रहा है? पहले मैं 3 एलिमेंट्स को कुछ डॉट्स कनेक्ट करना चाहूंगा, क्योंकि 24-25 तारीख को इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जाते हैं इजराइल जी, और वहां जाकर वो जितनी कोलैबोरेशन दिखाते हैं वो रेस्ट पार्ट ऑफ द हिस्ट्री है कि कहाँ कितनी मोहब्बत उनको दिखाई गई, उन्होंने कितनी दिखाई। अगले दिन द वेरी नेक्स्ट डे जो अफगानिस्तान के मुजाहिदीन, ये तालिबान जो है, TTP जो है और TTA मिलकर 52 चौकियों पर हमला कर देते हैं। आप ये बताइए, कोई मेथड इन द मैडनेस मुझे नजर नहीं आया कि वो मुल्क जिसके पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना एयरफोर्स है, ना मिसाइल टेक्नोलॉजी है, ना रेडार्स है, वो 52 जगहों पर पाकिस्तान के अंदर हमलावर हो जाए। मकसद क्या था कि पाकिस्तान एज एन ऑब्लिगेटरी ऑब्वियसली अ मस्ट काइंड ऑफ रिस्पॉन्ड देगा और इफेक्टिव देगा, और वही हुआ। जब पाकिस्तान दिया तो एक दिन छोड़ के अगले दिन आपने देखा कि ईरान पर हमला कर दिया गया। तो मुझे ये लगता है कि इजराइल, इंडिया और अफगानिस्तान, और ऑब्वियसली बैक्ड बाय US से, ये कनेक्ट हुए हैं सारे डॉट्स। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को, हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप को वेस्टवर्ड एंगेज किया गया टुवर्ड्स अफगानिस्तान,
और ये किया गया था कि जो हम पिछली दफा, चाहे हमने मॉरली दी थी सपोर्ट, चाहे डिप्लोमेटिक की सपोर्ट दी थी ईरान को, तशक्कुर पाकिस्तान के जो नारे लगे थे, उधर से डाइल्यूट किया जा सके, नंबर वन। अब जब दूसरा अब जब पोर्शन है कि इनका क्या चलेगा या कब तक चलेगा, देखिए बुनियादी तौर पर अब ईरान की पे डिपेंडेंट होगा कि उन्होंने कैपेसिटी कितनी बिल्ड की है, खास तौर पर पिछले 7 महीनों में सरप्राइज क्रिएट करने के लिए। और वो जो मैंने पहले सवाल के शुरू में कहा कि प्रोहिबिटिव कॉस्ट, ये कितनी काउंटर इम्पोज कर सकते हैं। प्रोहिबिटिव कॉस्ट तो अमेरिका इस वक्त इम्पोज कर रहा है। अमेरिका तो कह यही रहा है कि हमने आपके बंकर्स नॉकआउट कर दिया, आपकी लीडरशिप 37 मार दी पहले दिन, 40 मार दी, पिछली दफा भी 37 पहले दिन मारे थे जून के महीने में। तो वो एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट अमेरिका इम्पोज कर रहा है। ईरान की रेजिलियंस पे डिपेंड करेगा कि वो कितना हिट ले सकते हैं, जो कि मेरा मानना है काफी ले सकते हैं। अच्छा। नंबर 2, जो उन्होंने वेपन्स इकट्ठे किए 7 महीनों में, इकोनॉमिक बहुत क्रंच, उनके एक वजह जो मुजाहरे हुए थे दिसंबर में, वो ये भी वजह थी कि इकोनॉमिक कॉम्प्रोमाइज हुआ और मिलिट्री स्पेंडिंग बहुत बड़ी 7 महीनों में। इन्होंने बहुत ज्यादा वेपन्स खरीदे। आज भी आप एक F-15 आप जो देख रहे हैं, मेरा ख्याल है ये अभी परचेज किया हो गया, सरफेस टू एयर मिसाइल है उनका। और मैं कई दिनों से कह रहा हूं, और मैंने एक डॉक्यूमेंट्री अपने चैनल पर भी बनाई, और उसमें मैंने यही, उसका टाइटल ये था, व्हाई ईरान यूएस वॉर इज गोइंग टू बी डिफरेंट एंड डेंजरस। और मुझे लगता था कि इन्होंने वेपन्स लिए हुए हैं, जो आज मैनिफेस्टेशन आप देख रहे हैं कि उन्होंने लिया है। अब देखना ये पड़ेगा 2 चीजों का, एक, इन्होंने स्ट्रेंथ कितनी डेवलप किया 7 महीनों में इनकी प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज करने के लिए, और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट ईरान के केस में ये है, जब एक सुपर पावर के खिलाफ आप लड़ रहे हो, बैक बाय इजराइल हो, और इतना छोटा मुल्क जो इंडिपेंडेंटली, जाहिर है उसके पास बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, देखना ये पड़ेगा कि ईरान का एक कैपेबिलिटी और दूसरा सर्वाइवेबिलिटी ऑफ दोज वेपन्स, क्योंकि इन्होंने सर्वाइव भी कराने हैं, इन्होंने उनको मेंटेन करना है ताकि हिट बैक कर सकें। एंड आई एम श्योर, मुझे लगता है, अफसोसनाक बात मैं लिंक करने लगा हूं कि आयतुल्लाह खामनाई की सर्वाइवेबिलिटी तो इंश्योर नहीं कर सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है वो तो बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज थी उनकी लीडरशिप, सराउंडिंग में जो लोग थे कोई ना कोई जरूर हाई लेवल पे, मेरा ख्याल ये। लेकिन सर्वाइवेबिलिटी ऑफ द वेपन्स इनके लिए मस्ट है, ओनली तब ये फायर करेंगे, क्योंकि पिछली दफा भी उन्होंने कोई 128 के करीब रॉकेट लॉन्चर्स को तबाह किया था। लेकिन मेरी रिसर्च ये कहती है कि इन्होंने अब और ज्यादा डीप पेनिट्रेशन किया है, पूरी रैंप बनाई हुई है, यानी मिसाइल लॉन्चर बाहर आएगा, फायर करेगा और रीलोकेट करके डाउनवर्ड चला जाएगा अंदर, ताकि वो उनकी लोकेशन भी आइडेंटिफाई ना हो भी जाए तो उनकी डेप्थ इतनी ज्यादा। तो जितना ज्यादा ये हिट करेंगे और प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज करेंगे इजराइल पर, जाहिर है इजराइली इस वक्त उनके पास रह गया, या मिडल ईस्ट के जो मुल्क हैं, एथिक्स मोरालिटी तो बात ही नहीं हो रही, क्योंकि एथिक्स मोरालिटी होती तो फिर अमेरिका और इजराइली अटैक ना करते। Absolutely. तो फिर इनकी एथिक्स मोरालिटी की बातें हम सिर्फ स्टैंड अलोन नहीं कर सकते। मिडल ईस्ट पर जो हमले हो रहे हैं, वो तो समझता है ईरान के, यहीं से स्ट्राइक्स आ रही हैं, इन्हीं एयर बेसिस से फाइटर जेट्स एयरबोर्न होकर हमलावर हो रहे हैं। तो आई थिंक ये सिचुएशन क्लियर होगी कि ईरान का, जैसे मैंने कहा, कि एक उनकी कैपेबिलिटी और दूसरा उनकी सर्वाइवेबिलिटी उन वेपन्स। अच्छा, एक चीज़ मैं टुवर्ड्स द एंड ज़रूर आपसे समझना चाहूँगा, हमारे व्यूअर्स के लिए भी, कि जो मिडल ईस्ट के अंदर हो रहा है, जो ऑब्वियसली जो सऊदी अरेबिया में हुआ, दीगर जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनमें हुआ है, डिड दे एवर एंटिसिपेट कि ये एग्जैक्टली होगा जब इस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, व्हेन अमेरिका विल टेक आउट की इरानियन टारगेट्स, या दे आर आल्सो इन लेफ्ट विद अ बिट ऑफ सरप्राइज, रादर मोर ऑफ अ सरप्राइज कि हमारे साथ हुआ क्या है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मेरे जैसा स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री या स्ट्रैटेजी भी बता सकता है कि कोई सरप्राइज नहीं हुआ। वजह यह है कि ईरान के पास कौन से वेपन्स हैं जिधर वो अमेरिका को डायरेक्ट को प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज कर सकता है, उनकी सॉइल पे जाके, वो तो कर ही नहीं सकता था। बिल्कुल। तो पोटेंशियल टारगेट्स क्या थे उसके पास? एक इजराइल की सरजमीन और एक ये एयर बेसिस जो नियर बाय है। और आपने नोट किया होगा कि कई दिन पहले से इन्हीं अरब मुल्कों में जहां जहां एयर बेसिस थे, उन्होंने ऐलान करना शुरू कर दिया था कि हम अपनी एयर स्पेस नहीं इस्तेमाल करने देंगे। वो मकसद मैसेजिंग था कि जनाब हमें ना आप कुछ कहिएगा, हमारी तरफ ना टारगेट कीजिएगा, क्योंकि हम शामिल नहीं होंगे इसमें। लेकिन ईरान के पास चॉइसेस नहीं है। मैं एथिक्स मोरालिटी को हटा के सिर्फ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। ईरान के पास समझने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है कि वो कहाँ हिट करे। वो समझता है कि जहां बेसिस पे, अब तकरीबन 6 दिन पहले आज से वफाक जॉर्डन का एयर बेस है, चाइना ने सैटेलाइट की लेटेस्ट पिक्चर्स तकरीबन इन सारे बेसिस के रिलीज की थी, जिसको मेरा ख्याल ईरान को बड़ा फायदा हुआ होगा। उसने रिलीज करके सारी ऑलमोस्ट लोकेशन बताई थी, और मैं क्लोजली देख रहा था उस जहाज को, जूम इन करके उस सैटेलाइट की पिक्चर को। 52 जहाज खड़े थे एयरबेस के ऊपर, एक जिसमें C-17 जैसे ट्रांसपोर्ट, ह्यूज, सबसे बड़ा दुनिया का ट्रांसपोर्ट एक जहाज खड़े थे, जिसके अंदर C-130s खड़े थे। 150 के करीब उन्हीं दिनों में सॉटीज लाई गई यूरोप से और अमेरिका से, जिनको ये रिफर्बिश किया गया, रिप्लेनिश किया गया। वहां पे 52 फाइटर जहाज तो जॉर्डन में खड़े हैं। और अगर जॉर्डन से अब हमलावर होता है एक जहाज आकर यहाँ पे, तो ईरान क्या करे? ईरान के पास ये तो नहीं है कि अमेरिका भेजेगा, तो वो तो हिट आउट करेगा जो उसके बस में होगा, और वो एक कॉस्ट प्रोहिबिटिव पे उन पर भी करेगा, अमेरिका पर भी।
और किसी भी अरब मुल्कों को भी मैसेज देगा कि आप इस तरह का फ्यूचर में कोलैबोरेशन करने से पहले समझ लें कि आप भी पोटेंशियल टारगेट हो सकते। सो वेरी लास्ट क्वेश्चन सर, ये आई नो इट्स डिफिकल्ट टू एक्चुअली प्रिडिक्ट दिस, और मैं शायद पहले भी आपसे पूछा, लेकिन एक आम जो ऑब्वियसली सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड है, क्या आप समझते हैं उसको ये एंड्योर करना पड़ेगा, ये क्राइसिस, ये जंग की सूरत हाल? ऑब्वियसली इट ऑल डिपेंड, जैसे आपने कहा कि ईरान कितना बेयर कर सकता है, बट इफ ऑब्वियसली जिस तरह आपने कहा उनकी कैपेबिलिटी, उन्होंने बहुत, देवर एट अ शॉपिंग स्प्री और उन्होंने बहुत मिलिट्री स्पेंडिंग की है, हाउ लॉन्ग इज दिस गोइंग टू लास्ट? आई मीन एक टेंटेटिव आइडिया आपको लगता है क्या? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और मैं कोशिश करता हूं। देखिए, बुनियादी तौर पर जाहिर है ईरान तो चाहेगा कि जंग फौरी तौर पर खत्म हो जाए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अमेरिका की और इजराइल की जो डिस्ट्रक्शन की जो कैपेबिलिटी है, फाइटर जहाजों की है, मिसाइल्स की है, वो बहुत ज्यादा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन फिर अगर ये जंग मीडियम टू लॉन्ग चलती है तो फिर ईरान अगर पहला राउंड ले लेता है हिटिंग का, तो फिर उनके लिए डिफेंसिव पोजीशन हो जाएगी, इजराइल के लिए, अमेरिका के लिए। वजह यह है कि इजराइल के ऊपर जो मिसाइल्स इसने फायर करने हैं पॉसिबली, और इनके पास हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइल जो उन्होंने लिए हैं, वो आर्सेनल जब अनलीश होगा और ईरान को जितने परसेंट भी पेनिट्रेट करे, वो तो एक अलग बात है। हमने देखा कि थर्ड मिसाइल उन्होंने लगाया, वो 3000 किलोमीटर पर इंटरसेप्ट कर लेता है। फिर उनके पास एरो 3 है, तकरीबन 2300 किलोमीटर दूर से इंटरसेप्ट कर लेता है। फिर डेविड स्लिंग है, तकरीबन 300 किलोमीटर से कर लेता है। फिर आयरन डोम है, तकरीबन 70 किलोमीटर। तो ये 4-5 लेयर्स गुजार के ही इन्होंने पिछली दफा अटैक पेनिट्रेट कर पाए थे, तकरीबन 15%। आइजर वाइजमैन का इंस्टीट्यूट तबाह हुआ था, मोसाद का हेडक्वार्टर तबाह हुआ था, आर्मी हेडक्वार्टर तबाह हुआ था, प्राइम मिनिस्टर इजराइल के बंकर पे सोते रहे थे, डिप्लोमेट्स होते रहे थे, राशन स्टॉक होना शुरू हो गया था, मेडिसिन शॉर्ट हो गई थी। तो इजराइल के लोगों को पहली दफा पता लगा कि जब आप हिट आउट करते हैं तो उनको तो ये नहीं पता था हिटिंग लेना कैसा होता है। तो प्रेशर बिल्ड हो गया था। अगर आप रिकॉल करें, आपका बड़ा तजर्बा है रिपोर्टिंग का, तो आप रिकॉल करें, तल अवीव में कितने मुजाहरे शुरू हो गए थे जंग के खिलाफ। बिल्कुल ऐसे वो इसीलिए शुरू हो गए थे कि ओपिनियन चेंज होना शुरू हो गई थी। तो अगर ये ईरान पहला डिस्ट्रक्शन का जो राउंड है, ये अगर बर्दाश्त या सस्टेन कर पाता है और अपने वेपन्स को सर्वाइव कर पाता है, तो उसके बाद मेरा मानना यह है कि बहुत ज्यादा प्रेशर शिफ्ट हो जाएगा इजराइल पर और डिप्लोमेसी पर, और अमेरिका के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस से तो परमिशन नहीं ली उन्होंने। और प्रेसिडेंट ट्रंप कहते आए हैं कि जो कमला हैरिसन को ये कहते थे कि यू सेंड योर बॉयज टू द वॉर, आई विल नेवर, तो ये तो कह कर आए थे कि मैं तो बच्चों को भेजूंगा ही नहीं जंग के ऊपर, और कैजुअलिटीज आना शुरू हो गई हैं। तो आई थिंक डिपेंडेंट होगा कि कितना प्रोलॉन्ग स्टेमिना ये कर सकते हैं, और अगर वो सस्टेन कर पाए तो आई थिंक बेहतर नेगोशिएशन पोजीशन में चले जाएंगे। क्योंकि एक लास्ट पॉइंट इसके ऊपर है, क्योंकि अमेरिका अगर तवक्को कर रहा था कि 3-4 दिन के अंदर लोग रिजीम टेक ओवर कोई और कर लेगी, लोग पैलेस में अंदर घूमना शुरू कर देंगे और गवर्नमेंट टेक ओवर, वो तो हुआ नहीं है। ब्रदर, इन्होंने जो पहले दिन जो स्ट्रेटेजिक गलती की है, वो जो आयतुल्ला खामनाई को जो एलिमिनेट किया, शहीद किया, वो एक आई थिंक नॉन स्टार्टर हुआ है उनके इस प्लान के तहत, क्योंकि लोग यूनाइटेड हो जाते हैं। लोग जो फेंस पर बैठे इंतजार कर रहे होते हैं, एक एलिमेंट ऑफ सिंपैथी चला जाता है, एक शहादत का एलिमेंट ऐड हो गया। तो आई थिंक ये सारा कॉम्पोजिशन देके आने वाले वक्त बताएंगे कि ये, जैसे मैंने 2 एलिमेंट के उन पर डिपेंडेंट होगा। बहुत शुक्रिया जनाब खालिद हमारे साथ मौजूद थे। मेरे ख्याल में मिलिटरीली भी उन्होंने इसको एनालाइज किया है, और कितना फ़र्क पड़ सकता है, ये जंग कितनी लंबी चल सकती है। मेरे ख्याल में एक बहुत ही आर्टिकुलेटेड तरीके से उन्होंने इसके ऊपर बताया है। हम सबको एजुकेट किया इस हवाले से। प्रोग्राम आपने देखा, जिसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा।